Yes, students, this is the third part of important questions of D block elements with very easy concepts. And in this video lecture, we will discuss the previous year questions based upon the properties of D block elements. क्वेश्चन आपके पास है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड क्या है उसकी आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, तो जो आपके पास CuCl2 हम इसको क्या क्या बोलते हैं, इसके जो नेम्स हैं दैट इज कॉपर क्लोराइड। फर्स्ट यू कैन कॉल इट कॉपर क्लोराइड एंड हियर कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम्स हैं तो ये क्या होंगे आपके पास -2 और इज इक्वल टू 0 है टोटल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाती है। ठीक है, आप इसको या तो कॉपर क्लोराइड बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो क्यूप्रिक क्लोराइड, दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, ये इसकी आपके पास नेमिंग होती है। अब देखिए यदि हम इस जो कॉपर क्लोराइड है उसको सिंथेसाइज कैसे करते हैं, मेनली जो कॉपर क्लोराइड है वो आपके पास 2 फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है, 2 फॉर्म्स के अंदर ये मिलता है आपके पास। वन इज अनहाइड्रस CuCl2 दैट इज अनहाइड्रस CuCl2 एंड वन इज हाइड्रेटेड CuCl2 हाइड्रेटेड CuCl2। ठीक है, प्रिपरेशंस आपके पास कैसे होंगे, यदि आप क्या करते हो अनहाइड्रस CuCl2 की फॉर्मेशन कर रहे हो, इट मीन्स आप उसके अंदर वाटर नहीं लेके चलेंगे, तो आप सिंपल क्या कीजिए कॉपर लीजिए और उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, सीधा सिंपल उसको हीट हो जाए, हीटिंग होगी मीन्स आपके पास कॉपर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड विद क्लोराइड। ठीक है, एंड इट गिव्स CuCl2। ओके, इन केस ऑफ हाइड्रेटेड CuCl2 यदि आपको हाइड्रेटेड CuCl2 फॉर्म करना है देन आप क्या करोगे कि आप जो आपके पास कॉपर कार्बोनेट होता है या कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, उसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवा सकते हो, लाइक CO3 कॉपर कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद HCl और ये आपके पास क्या देगा CuCl2 प्लस वाटर मिलेगा आपके पास बाय प्रोडक्ट में और आपके पास CO2 है। ठीक है, तो आप बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को तो आपके पास क्या हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, या फिर आप इसी को हाइड्रेटेड को फॉर्म करने के लिए आप ले सकते हो, सेकंड थिंग मैंने बोला है कॉपर ऑक्साइड लीजिए और उसको किसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो इस केस में भी आपके पास क्या मिलेगा हाइड्रेटेड फॉर्म मिलेगी CuCl2 की, वाटर इसमें आपके पास मिलेगा। तो आपको पता चला अनहाइड्रस CuCl2 मीन्स बेसिक यदि आप बोले तो इसमें क्या है आपके पास, यहाँ आपके पास वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाइड्रेटेड का मतलब क्या है जिसके अंदर वाटर मिले। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपके पास वाटर मिलेगा। ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ CuCl2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमने कहा CuCl2 टू टाइप्स का बोल गया, वन इज अनहाइड्रस एंड अनदर वन इज हाइड्रेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज देखें कि इनका जो कलर होता है वो किस टाइप का है। प्रॉपर्टीज में यदि हम इनके कलर का डिस्कशन करते हैं तो जो कलर है इसका, यदि आप किसकी बात करते हो अनहाइड्रस की, दैट इज डार्क ब्राउन कलर्ड, डार्क ब्राउन कलर्ड, डार्क ब्राउन कलर का सॉलिड होता है ये। ठीक है, और यदि आप बात करते हो किसकी हाइड्रेटेड की, देन इट इज ग्रीन कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ग्रीन कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड थिंग यदि हम इसकी सोल्युबिलिटी देखें वाटर के अंदर, सोल्युबिलिटी, ठीक है, तो आपके पास अनहाइड्रस एंड हाइड्रस दोनों के दोनों क्या होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, तो इट मीन्स सोल्यूबल इन वाटर एंड दिस वन इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, हाइड्रेटेड भी एंड इन जो आपके पास अनहाइड्रस है दोनों के दोनों वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, देन हम यदि इसकी सोल्युबिलिटी देखें दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, तो ये क्या है भी आपके पास ऑल्सो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, आप क्या बोलेंगे ऑल्सो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आप किसका एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप एल्कोहल ले लीजिए। ठीक है, लाइक एल्कोहल। ठीक है, आप ईथर ले सकते हैं या पिरिडीन हो एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो ये सभी के अंदर सोल्यूबल होता है। नाउ यदि हम इस केस में बात लेते हैं कि आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन होता है हाइड्रेटेड CuCl2 का, ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है,
इसके अंदर क्या है, दिस वन इज द, इसका यदि एक्वस सॉल्यूशन आप लेके चले हो वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, कैसे, यदि हम क्या करते हैं CuCl2, कैसा है ये, हाइड्रेटेड है, मीन्स 2 मोल्स ऑफ, इसके अंदर वाटर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो ये क्या है, एसिड दे रहा है, इट मीन्स ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है नेचर के अंदर। याद रखेंगे आप कि इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है नेचर के अंदर। देन इसके अंदर आता है आपके पास, इसके अंदर जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ देखिए, यदि आप क्या करते हो, अनहाइड्रस CuCl2 को हीट करते हो तो ये आपको देता है क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्लोरीन। ठीक है, ऑन हीटिंग आप लिखेंगे, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, हीटिंग के बाद क्या फर्क पड़ता है, ये आपको क्या देता है, गिव्स क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलता है, क्यूप्रस क्लोराइड्स को आप कैसे फॉर्म लिखोगे, आपके पास 2 मोल्स यदि क्या है CuCl2 है, दिस इज क्या है आपके पास, क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, आपने इसको हीट किया, ये आपके पास क्यूप्रिक क्लोराइड, या आप इसको बोल सकते हो कॉपर क्लोराइड था, इसको आपने हीट किया तो आपके पास क्या मिलता है, Cu2Cl2 प्लस Cl2, दिस वन इज द क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। ओके, नाउ यदि आप क्या करते हो, हाइड्रेटेड को हीट करते हो तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, CuCl2 यदि क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, यदि आपने इसको हीट किया तो ये क्या देता है आपके पास, CuCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, मीन्स वाटर यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा। फर्दर यदि आप इसको हीट करते हो, ठीक है, CuCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर है, यदि आपने इसको फर्दर हीट किया तो ये आपको देगा क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, CuO प्लस में क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, या फिर आप क्या करते हो भाई, डायरेक्ट क्या कर लेते हो, 2 मोल्स ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, उसको हीट कर देते हो तो ये आपके पास देगा Cu2Cl2 प्लस Cl2। ठीक है, तो इससे आपके पास क्यूप्रस क्लोराइड भी मिल जाता है, या फिर आपके पास कॉपर क्लोराइड मिलेगा जिसके अंदर से वाटर जो है निकल जाएगा, मीन्स एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड से अनहाइड्रस की फॉर्मेशन हो जाएगी यदि आप इसको हीट करते हो, दिस इज द टर्म हीटिंग। ठीक है, ये था आपके पास। ओके, नाउ यदि आप इसका क्या देखते हो, रिएक्शंस देखोगे इसकी, तो रिएक्शंस में क्या है कि जो आपके पास कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड है CuCl2, यदि आप उसको किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास क्या मिला था, हाइड्रस COH2 प्लस में क्या निकल जाता था, 2 मोल्स ऑफ NaCl। यदि यहाँ पर मैंने क्या लिए हैं, 2 मोल्स ऑफ NaOH लिए तो 2 मोल्स ऑफ NaCl निकल जाएगा। अब यदि इसको फर्दर हीट किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, या सेकंड केस आप क्या ले सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कॉपर पॉजिटिव इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, कॉपर पॉजिटिव को इसने क्या बोला है कि वो कैसा है, डायामैग्नेटिक है। और जो आपके पास सेकंड दिया है दैट इज कॉपर टू पॉजिटिव। ठीक है, एक दिया है कॉपर पॉजिटिव, एक दिया है कॉपर टू पॉजिटिव। कॉपर टू पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक बता रहा है और कॉपर पॉजिटिव डायामैग्नेटिक बता रहा है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। MDU 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 2 आयंस गिवन हैं। ठीक है, 2 आयंस गिवन है और दोनों आयंस के अंदर क्या है आपके पास, फर्स्ट वन, दोनों ही कॉपर के आयन है, दोनों कॉपर के आयन है। वन इज कॉपर पॉजिटिव एंड अनदर वन इज कॉपर टू पॉजिटिव। ओके, नाउ यदि हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की क्या होती है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, दैट्स व्हाई वी कैन राइट आर्गन दैट इज 18, देन 3D 10 एंड 4s1। यहाँ 3D 10 जो है एक्सेप्शनल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है कॉपर, क्योंकि यहाँ पर ये फुल्ली फिल्ड हो जाता है और फुल्ली फिल्ड जो है दैट इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड। नाउ अब आप क्या करते हैं, जब आपके पास इसने कॉपर पॉजिटिव दिया है, इट मीन्स आप यहाँ जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे तो आपके पास क्या होगा, 3D। अब इसमें से क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 3D 10 एंड 4s1।
ठीक। 4s1 का क्या कर देंगे 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकालेंगे, s से निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए थे उसकी एनर्जी लोअर हो गई थी। नाउ जब आप क्या करते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव का देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास होगी 3d। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपने s से रिमूव कर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से करोगे, d से, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे 9। नाउ अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर d ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है, ठीक है। d ऑर्बिटल्स के अंदर हमें पता है d ऑर्बिटल्स के 5 सब d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 5d सब ऑर्बिटल, सभी की एनर्जी क्या है, इक्वल है, सभी क्या है, डिजनरेट है। नाउ आप अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कीजिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, d के अंदर 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ यदि आप सेकंड कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर फिल कराते हो तो कितने हैं आपके पास 9, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप यहाँ इस केस का डिस्कशन करते हो तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी सब ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको उसकी स्पिन ने दूसरे की स्पिन के साथ क्या कर ली है, पेयरिंग कर ली है। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उस केस में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यदि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यदि क्या आता है 0 आता है, तो वो आपके पास क्या होते हैं आयंस, वो होते हैं आपके पास डायामैग्नेटिक होते हैं। और यदि डायामैग्नेटिक होंगे तो वो क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे उससे रिपेल होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेकंड कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज हियर 1, ठीक है। यदि 1 है तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दैट इज क्या होती है n इंटू एन प्लस 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, इट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया 3, ठीक है। और 3 का क्या होता है 1.732। और ये एक ट्रिक है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका क्या होगा, उतना ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1 पॉइंट समथिंग करके, ठीक है, 1.732 आता है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपके पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो आप यहाँ बता सकते हो डेफिनेशन के तौर पे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डायामैग्नेटिक इन विच देयर इज absence of unpaired electrons। तो ये था आपके पास कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव का, कि कॉपर पॉजिटिव डायामैग्नेटिक होता है और कॉपर 2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन एमडी 2018 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सप्लेन द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, उसका रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर आपके पास है कि एक तो जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। डेफिनेशन से ही हमने बोला था कि डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। पार्शियली फिल्ड होंगे तो इसका मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। सेकंड रीजन यहाँ पे ये होता है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज वेरिएबल, ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरिएबल, कि आपके पास फिक्स नहीं है। जैसे मैं यदि आयरन की बात करूं तो +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एलिमेंट की क्या है, वेरिएबल है, तो भी ये क्या करते हैं आपके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देन आपके पास आता है कि जब भी आपके पास वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स विद स्टेबल रिएक्टेंट्स, ठीक है। आपके पास कोई भी क्या होगा, रिएक्टेंट होता है। इसने क्या बोला है कि आपके पास जब भी कोई रिएक्टेंट होता है, ठीक है, उसके साथ जो ट्रांजिशन मेटल एटम आता है, ट्रांजिशन मेटल एटम किस फॉर्म में आएगा, एज ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की फॉर्म में आता है। तो वो क्या करता है आपके पास एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट देन फिर क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होगा मीन्स टूटेगा, और टूट के आपके पास क्या देता है, एक तो प्रोडक्ट देगा, प्लस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट आपने लिया था
ट्रांजिशन एलिमेंट आपने जो लिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट, वो आपके पास जैसा था वैसा ही आपके पास क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा ही आपके पास फ्री हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हुआ कि ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, जो टूट के क्या देता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा देता है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि सरफेस एरिया ट्रांजिशन मेटल एटम्स का लार्ज होता है, तो हम लिखेंगे दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, यदि सरफेस एरिया लार्ज है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरे स्पीसीज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, मीन्स वो क्या करेगा, इससे रिएक्टिंग सब स्पीसीज यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। दे रिएक्टिंग स्पीसीज एब्जॉर्ब ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, और सरफेस के ऊपर रिएक्ट करके मतलब एब्जॉर्ब होके अल्टीमेटली वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगी, अल्टीमेटली फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे होगा आपके पास, सपोज कीजिए ये आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैटालिस्ट। ठीक है, क्या है ये, ट्रांजिशन मेटल है। अब यहाँ पर देखिए कोई दो रिएक्टेंट स्पीसीज एक्स एंड वाई है। ठीक है, दोनों की दोनों स्पीसीज क्या करती है, जब इस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होती हैं तो आपके पास क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, दैट इज यहाँ पर एक्स भी आपके आके एब्जॉर्ब हो गया और वाई भी। ठीक है, आप बोल सकते हो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो आपके पास रिएक्टेंट्स थे वो उनका क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स डिफ्यूज हो गए हैं। नाउ देन क्या होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट था ये क्या हो गया, निकल जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट यहाँ से निकल चुका है, दिस इज द प्रोडक्ट। और आपके पास सेकंड थिंग क्या निकल गई, जो आपने कैटालिस्ट लिया था, कैटालिस्ट लिया था। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन क्या करते हैं, रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं, जैसे हम उसको डालते हैं वैसे के वैसे वो आपके पास क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल एटम्स इसका काम करते हैं, आपके पास कैटालिस्ट का काम करते हैं। यदि आप एग्जाम्पल्स का देखें तो आपने बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर निकिल, ठीक है, निकिल को कैटालिस्ट के तौर पे देखा है किसमें, जितने भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती हैं, निकिल हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के अंदर जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के अंदर निकिल एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। या फिर आप V2O5 लेते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन के लिए, मोस्टली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है, मेनली हम करते हैं SO2 से SO3 का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास MnO2 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसको किसके लिए यूज करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो ये था आपके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम की। ट्रांजिशन मेटल एटम जो है वो एक कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। रीजंस क्या हो गए इसके अंदर, रीजंस फर्स्ट हो गया कि इसके अंदर क्या होता है भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। देन जब ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्म करते हैं, जो टूट के आपके पास नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट एज इट इज निकल जाता है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर कि इनका जो सरफेस एरिया है वो काफी लार्ज है। यदि सरफेस एरिया लार्ज है तो रिएक्टिंग स्पीसीज आकर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उनका डिफ्यूजन होगा और अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे हमने इस प्रोसेस में दिखाया कि कोई कैटालिस्ट था, कोई भी आपने ट्रांजिशन मेटल लिया, दो स्पीसीज ली, दोनों इसके ऊपर आकर एब्जॉर्ब होती है, दोनों का डिफ्यूजन होगा, एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट आपके पास रिमूव हो जाएगा, कैटालिस्ट अपनी एक साइड आ जाएगा, वो भी फ्री हो गया। ठीक है, एग्जांपल्स के फॉर्म में हमने बताया है कि निकिल है आपके पास, निकिल हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में यूज होता है एज ए कैटालिस्ट, जब हाइड्रोजन्स को ऐड करते हैं। V2O5 है वो ऑक्सीडेशन करवाता है O2 का, किस SO2 का SO3 के अंदर। MnO2 होता है वो डिकम्पोजिशन करवाता है SO2 का। तो ये सभी किसकी तरह काम करते हैं, निकिल, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड्स, MnO2, ये सभी कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, सभी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। क्वेश्चन 2018 MDU के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपके पास क्या है, 3D सीरीज, उसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स शो
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसका रीजन क्या है, देखिए कि जब आप यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ठीक है, ये आपके पास कोई भी एटम या एलिमेंट है, तो इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो आप बोलते हो कि आपके पास आउटर मोस्ट जो है दैट इज द ns ऑर्बिटल, ठीक है, और जो आपके पास उससे अंदर होता है वो क्या होता है n-1d, जिसको आप प्लेंटिमेट सेल भी बोलते हैं, ये आपके पास d ऑर्बिटल। अब देखिए ये जो डिफरेंस है इन दोनों की एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो क्या होता है आपके पास लो होता है, तो इसका मतलब ns के ऑर्बिटल्स भी क्या कर सकते हैं भाई, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ n-1d ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, यदि बॉन्डिंग में दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे तो इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी, चेंज होगी, वेरिएबल होती है। तो आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है इसके लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने का रीजन क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड क्या है आपके पास ns electrons is very low, electrons is very low, ठीक है। यदि एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा, all electrons can take part in bonding, so all electrons can take part in bond formation, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि मैं क्या लेती हूँ, आपके पास निकिल लेती हूँ, सॉरी मैग्नीज लिया मैंने, मैग्नीज यहाँ पर लिया, तो मैग्नीज की यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है, +2 से लेके +7 तक, +4 +5 देन +6 +7, ठीक है। कैसे, मैग्नीज की यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 3d 5 4s2 होती है, ठीक है। देखिए यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज यहाँ इन दो इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेशन किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई, यदि यहाँ से भी एक एक इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा से पार्टिसिपेट कर ले तो क्या होगी +3, फिर एक करता है तो +4 देन 5 देन 6, और यदि सारे के सारे कर ले तो आपके पास +7 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यदि ns एंड n-1d सभी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कॉपर 2 पॉजिटिव तो क्या है आपके पास, कलर्ड है, ठीक है, और वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, जबकि Zn2 पॉजिटिव कलरलेस है और डायामैग्नेटिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस केस में आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बिहाफ पर दोनों क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो। फर्स्ट आपके पास दिया है कॉपर का केस और सेकंड दिया है जिंक का केस। पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट देखेंगे। ग्राउंड स्टेट देखते हैं, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है, तो लिखेंगे आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d 10 एंड 4s1, और आप जब जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो एटॉमिक नंबर उसका 30 होता है, तो आप क्या लिखोगे आर्गन हुआ, देन आपके पास 3d 10 एंड 4s2, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। नाउ इसने क्या कहा है आपके पास, इसने दिया है आपके पास फर्स्ट वन इज कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, और सेकंड केस में इसने जिंक के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो यदि अब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे तो कैसे लिखोगे, इनके दोनों के अंदर से क्या कर दोगे, दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे। तो देखिए जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एस में है तो 1 तो यहाँ से चला गया एस के अंदर से, और जो D10 है D10 के अंदर से भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपके पास बचा D9। ओके, नाउ जिंक के केस में डिस्कशन करते हैं, तो जिंक के केस में आपके पास आर्गन है और आप क्या करते हो 3d10 एंड 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं, ठीक है। नाउ आप इनको फिल कीजिए इन d ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपके पास 5 जो आपके पास d ऑर्बिटल्स है उनके अंदर जब इनकी फिलिंग करोगे तो आप क्या देखोगे, वहां से आपको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ से अपीयर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्या करते हो आप D9 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने रहेंगे वही हमें इसके अंदर फिलअप करने हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, इन सेकंड केस आपके पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करोगे 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शो कीजिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं उस केस में आपके पास
पेयर्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 1 है। और यहाँ पर जिंक का केस आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हैं आपके पास, यहाँ 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। अब देखिए यदि नम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, पैरामैग्नेटिक है। और यदि 0 है, सभी पेयर्ड अप हो गए हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं रहा, तो वो आपके पास क्या हो गया, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि आपको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो फाइंड आउट हो गया। सेकंड केस इसने आपसे क्या पूछा है, इसने आपसे पूछा है कि देखिए कलर दिखाइए कि आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है दैट इज कलर्ड, बट जो Zn2 पॉजिटिव है दैट इज कलरलेस। तो देखिए जो हमने कलर का कंसेप्ट बताया है, कलर यदि आप कलर का कंसेप्ट देते हो तो कलर का कंसेप्ट कहाँ से आया कि जब आप डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करते हो। ठीक है, ये यहाँ पर 5d ऑर्बिटल्स थे, जब इनकी स्प्लिटिंग होती है दैट इज T2g एंड Eg। यदि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो T2g एंड Eg के अंदर स्प्लिटिंग हुई है, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 9 है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइटेड हो सकता है। ठीक है, यदि एक्साइटेड होगा तो वापस बैक इसे क्या करना होगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आना होगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है आपके पास, अनस्टेबल होती है। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है उतनी ही एनर्जी को वो रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी आपको दिखेगी जो उसने विजिबल रीजन के अंदर एब्जॉर्ब की है, तो वो क्या कर देती है, आपको कलर की फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ इस केस के अंदर आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन इस केस में नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इसका मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स कलरलेस है। ठीक है, तो आप इसका रीजन लिख सकते हो कलर के लिए, यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल है और यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है Zn2 के केस में। क्वेश्चन IGU 2018 में पूछा गया है।